Hello students, in the last lecture we were discussing methods of preparation of chlorine gas. Today in this lecture we are going to continue with the methods of preparation. चार मेथड्स हम डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लास में. पांचवा मेथड जो है इसको बोला जाता है डीकन्स प्रोसेस. क्या होता है डीकन्स प्रोसेस में? डीकन्स प्रोसेस में हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन. कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ HCl is carried out in the presence of atmospheric oxygen using CuCl2 as कैटलिस्ट. तो HCl था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट किया, कैटलिस्ट यूज़ किया गया CuCl2 और टेम्परेचर रखा गया 450 डिग्री सेंटीग्रेड. प्रोडक्ट बनते हैं दो, वाटर प्लस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस्ड. इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो इस तरीके से, प्लस 2Cl. तो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं हम HCl का. यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, -1 है, -1 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो ये हो गई मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की. प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की. बच्चों क्लोरीन गैस जो है इसका कलर हम पहले पढ़ चुके हैं, इट इज़ अ ग्रीनिश येलो गैस. गैसियस स्टेट में भी इसका यही कलर रहता है और लिक्विड स्टेट में भी इसका ग्रीनिश येलो कलर ही रहता है क्लोरीन गैस का. सेकंड पॉइंट, इसकी डेंसिटी हवा से ज़्यादा है, इस वजह से ये हैवी है एयर से. इट इज हैवियर देन एयर, हवा से ज़्यादा भारी है. तो एटमॉस्फेयर में अगर क्लोरीन गैस प्रेजेंट होगी तो अर्थ की सरफेस के पास मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं. थर्ड पॉइंट, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर सॉल्यूबल होती है ये गैस. एंड फोर्थ पॉइंट, इट हैज बॉइलिंग पॉइंट 239 केल्विन. तो रूम टेम्परेचर होता है 298, तो ऑलमोस्ट -60 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है. -60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये क्या हो जाती है, बॉयल हो जाती है. तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी. अब बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की. क्लोरीन गैस जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो कुछ रिएक्शंस तो ऐसी हैं बच्चों जो आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो. केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं हम. सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी आ जाती है रिएक्शन विद मेटल्स. तो देखो सोडियम जो है अगर इसको क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में हीट किया जाए तो NaCl इसकी फॉर्मेशन होगी. एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराते हैं तो AlCl3 बनाएगा. आयरन को रिएक्ट कराते हैं तो FeCl2 बनाएगा. तो ये सभी रिएक्शंस जो कंपाउंड बना रही हैं, ये सारे कंपाउंड कैसे हैं? दीज आर आयनिक कंपाउंड्स. क्यों है ये आयनिक कंपाउंड्स? क्योंकि इनको बनाने के लिए एक मेटल और एक नॉन मेटल का यूज किया गया है. तो ये हो जाती है रिएक्शन विद मेटल. ऐसे ही सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद नॉन मेटल. क्लोरीन गैस नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, कोवलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करती है. So chlorine gas reacts with non-metals to form covalent compound. For example, P4 plus Cl2 क्या बनाएगा, PCl3. Sulfur plus Cl2 क्या बनाएगा, H2Cl2. H2 plus Cl2 क्या बनाएगा, HCl. रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं. ये सारे कंपाउंड जो है उनको बनाने के लिए एक नॉन मेटल दूसरा नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है. इस वजह से ये कंपाउंड जो बनते हैं ये कैसे होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स.
इसके अलावा क्लोरीन गैस की एफिनिटी हाइड्रोजन के लिए ज्यादा होती है, तो क्लोरीन गैस ऐसे कंपाउंड्स के साथ भी रिएक्ट कर लेती है जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो. इट हैज हाई एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, सो इट रिएक्शन विद कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन. थर्ड प्रॉपर्टी, तो देखो जैसे एग्जांपल बता रहा हूं H2S. H2S के साथ क्लोरीन गैस रिएक्ट करके क्या बना लेती है? HCl प्लस सल्फर. दिस इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद H2S. इसके अलावा आपको और रिएक्शंस भी देखने को मिल जाती हैं. फॉर एग्जांपल C10H16 प्लस Cl2. यहां पर आप रिएक्शन जब होगी तो ये देखते हैं कि HCl बनता है और कार्बन बनता है. कितना HCl बनेगा? 8 to the 16 प्लस 10 कार्बन. ऐसे ही H2O जो है इसके साथ भी क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बना लेता है? HCl प्लस HOCl. ये HOCl बाद में फिर से डिकम्पोज हो जाएगा क्योंकि स्टेबल नहीं होता और क्या बना देगा? HCl प्लस O. तो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन थी उसको भी क्या कर लेती है? अपने साथ कंबाइन करके HCl की फॉर्मेशन कर लेती है. इन सभी रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोजन जो किसी कंपाउंड में प्रेजेंट था वो किसके साथ कंबाइन हो गया? क्लोरीन के साथ, और HCl की फॉर्मेशन हो रही है. यहां पर हम लिख सकते हैं इट हैज हाई एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, hence it reacts with compound containing hydrogen. इसी वजह से ये कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर लेती है जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है. फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है रिएक्शन विद बेस. तो यहां पर बेस का मतलब है एल्कलाइन सॉल्यूशन. तो देखो बच्चों, क्लोरीन गैस NaOH के साथ रिएक्ट करती है जब वो कोल्ड और डाइल्यूटेड कंडीशन में लिया जाए तब. और क्या बनाएगी? 3 चीजें बनाएगी, NaCl, NaClO प्लस H2. लेकिन अगर इसी क्लोरीन को हॉट और कंसंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट किया जाए तो ये बनाएगा NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2. इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं. NaClO3 3 प्लस 3H2. ये हो गई रिएक्शन बैलेंस. कोल्ड और डाइल्यूट के साथ तो NaClO की फॉर्मेशन हुई, लेकिन हॉट और कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ NaClO3 की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है. तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है इस रिएक्शन में. इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे. नेक्स्ट रिएक्शन भी आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. तो रिएक्शन विद लाइम वाटर. लाइम वाटर किसको बोलते हैं? CaOH होल ट्वाइस. CaOH होल ट्वाइस में से क्लोरीन गैस पास करानी है. बताओ बच्चों क्या बनेगा? तो यहां पर हम देखते हैं कि जिसको आप लाइम वाटर कह रहे हो दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके CaOCl2 प्लस CaCl2 प्लस H2. तो ये बन गया ब्लीचिंग पाउडर. इसके साथ साथ एक साइड प्रोडक्ट भी मिलता है हमें, कैल्शियम क्लोराइड, जो सॉल्ट की फॉर्मेशन में होगा, प्लस वाटर. दीज प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड.
इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था हेलोजिनेशन में, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। तो अगर हमारे पास कोई एल्केन है, फॉर एग्जांपल CH4, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा? फ्री रेडिकल रिएक्शन देखने को मिलेगी, प्रोडक्ट मिलता है CH3Cl प्लस HCl। और अगर क्लोरीन को एक्सेस में लिया जाए तो ये फर्दर आगे और हेलोजिनेट हो जाएंगे, CH2Cl2 बना लेगा, फिर CHCl3 बना लेगा, फिर CCl4 बना लेगा। तो रिएक्शन जो है वो लास्ट में जाके फिर कहाँ रुकेगी? CCl4 पे। तो एल्केन्स अंडरगो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन with क्लोरीन गैस। तो ये रिएक्शन हमें देखने को मिलती है क्लोरीन की एल्केन्स के साथ। इसके बाद क्लोरीन जो है ये मेटल्स का ऑक्सीडेशन भी करा देता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स इन देयर सॉल्ट सॉल्यूशन, FeSO4 फेरस सल्फेट, या पहले FeCl2 लिख लो। FeCl2 यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। FeCl2 रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ और बन जाता है FeCl3। यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। तो क्या हो गया आयरन का यहां पर? ऑक्सीडेशन। So oxidation of metal is taking place when it reacts with chlorine gas. ऐसा ही एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं जिसमें सोडियम सल्फाइड इसको ऑक्सीडाइज कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और सोडियम सल्फेट बना देता है। Na2SO3 प्लस H2O प्लस Cl2, ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl। तो यहां पर तो मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ था, लेकिन यहां पर देखो किस चीज का ऑक्सीडेशन होगा? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? नॉन मेटल का। तो क्लोरीन गैस इट कैन ऑक्सीडाइज मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। अब हम आ जाते हैं यूजेस पे, यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस। फर्स्ट यूज, क्लोरीन गैस को कहां पर यूज करते हैं? तो देखो बच्चों, इसको यूज किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर जो है उसके प्रिपरेशन में क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि ये चीजों को ऑक्सीडाइज कर देती है। यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सेकेंड यूज, क्लोरीन गैस जो है इसको आपने अगर सुना हो तो क्लोरीन टैबलेट्स आती हैं। क्लोरीन टैबलेट्स को यूज किया जाता है वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए। तो यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो उसके अंदर जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उनको मारने के लिए, खत्म करने के लिए हम क्लोरीन टैबलेट्स का यूज करते हैं। इसके अलावा इसको यूज किया जाता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
इसके अलावा क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है पॉइजनस गैसेस बनाने के लिए, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ poisonous gases such as mustard gas etc. तो ये हो गए यूजेस ऑफ क्लोरीन गैस। इसके बाद में हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट कंपाउंड पे, दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लोरीन के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इसका प्रिपरेशन हम देखते हैं। तो बच्चों आपको पता है, यूज्ड एज एसिड इन द लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन कैसे करेंगे HCl की? तो देखो, prepared by action of H2SO4 on NaCl। तो सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड जब इस पे डालते हैं और हीट करते हैं 420 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या होगा? तो ये बनाएगा हमारे पास HCl plus NaHSO4, sodium bisulfate, and HCl will be produced when they react। ये जो NaHSO4 बना है, ये NaHSO4 फिर से रिएक्ट करता है NaCl के साथ, लेकिन एट अ हाई टेम्परेचर। और यहां पर ये क्या बनाएगा? यहां पर ये प्रोडक्ट बनाता है Na2SO4 प्लस HCl। तो इस तरीके से NaCl के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाल के आप HCl प्रोड्यूस कर सकते हैं, और साइड प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? Na2SO4, सोडियम सल्फेट विल बी ऑब्टेन्ड एज अ साइड प्रोडक्ट। ये जो HCl यहां पर प्रोड्यूस हुआ है, दिस विल बी प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो दिस HCl gas produced in this method can be dried. It can be dried by passing over concentrated H2SO4। तो H2SO4 में से पास करा दो इस गैस को, तो मॉइस्चर वगैरह जो भी होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl। ये तरीका यूज किया जाता है लैब के अंदर। दिस मेथड इज कॉल्ड लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ HCl। इसके बाद प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है एसिडिक इन नेचर। तो HCl when dissolved in water, HCl gas produces H plus ions। तो HCl को जब हम पानी के अंदर डालते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनता है प्लस Cl नेगेटिव। ये जो H3O पॉजिटिव आयन बने हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ HCl। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर ऑफ HCl।
इसके बाद ये रिएक्शन भी 10th क्लास में पढ़ी होगी, रिएक्शन विद बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। क्यों है स्ट्रॉन्ग एसिड? क्योंकि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर लेना बच्चों, इट हैज़ हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट हम Ka से रिप्रेजेंट करते हैं, हेंस इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ध्यान रखना HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होता है। ये बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर। अगर कोई वीक बेस डालते हो जैसे कि अमोनिया, अमोनिया के साथ क्या बना लेगा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ये जो बनता है ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। तो ये हो जाती है सेकंड प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्शन विद अ वीक बेस। इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी देखो, रिएक्शन विद सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड। रिएक्शन विद सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड। तो सपोज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसमें हम HCl डाल दें तो क्या होगा? तो ये बनाएगा 2 moles ऑफ NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस विल बी रिलीज्ड। ऐसे ही NaHCO3, इसके अंदर भी अगर आप एसिड डाल देते हो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 गैस विल बी रिलीज्ड। ऐसी रिएक्शंस जो है वो आप बहुत सारी लिख चुके हो 10th क्लास के अंदर। तो वो सभी रिएक्शंस जो हैं वो अगर हम रिकॉल कर लेंगे एक बार, तो ये प्रॉपर्टी जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोडियम सल्फाइड Na2SO3, HCl डालते हैं, क्या बनेगा? तो 2 moles ऑफ NaCl प्लस H2O प्लस SO2 गैस विल बी रिलीज्ड। तो ये हो जाती है रिएक्शन ऑफ एसिड विद द सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड। इन सभी रिएक्शंस के अंदर ये गैस जो रिलीज हो रही है, इस गैस के डिटेक्शन से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि रिएक्शन जो है वो किस तरीके से प्रोसीड हो रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है, इट मिक्स्ड विद नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूसेस एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या होता है बच्चों? 3 part of HCl and 1 part of HNO3. When they are mixed together, they produces this solution called aqua regia. और aqua regia क्या कर देती है? It dissolves inert metals. तो जब हम गोल्ड के अंदर, जो कि एक इनर्ट मेटल है, 3 part HCl और 1 part HNO3 डालते हैं तो क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे 4H पॉजिटिव और एक NO3 माइनस प्लस H2O। पानी तो लेना ही पड़ेगा रिएक्शन करवाने के लिए क्योंकि सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। तो ये एसिड जो है जब इनको मिक्स किया जाएगा तो वाटर जो है वो हम ऐड करेंगे। तो यहां पर वाटर की बजाय एक्वस लिखते हैं, प्लस 3 Cl माइनस भी यहां पर प्रेजेंट होंगे। ये कंबाइन करके क्या बनाएंगे? AuCl3 प्लस NO प्लस 2H2। रिएक्शन जो है AuCl3 प्लस NO प्लस 2H2O। अगर 4 क्लोराइड आयन ले लेते हैं तो ये AuCl4 माइनस कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो इस तरीके से
गोल्ड जो कि एक नोबल मेटल था, यहां अगर 3 लिखोगे तो AuCl3 बनेगा, लेकिन यहां पर अगर 4 क्लोराइड के आयंस जो हैं वो यूज करते हो तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा AuCl4 माइनस। नोबल मेटल था, यहां पर ये एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व इन दी सॉल्यूशन। तो ये हो जाती है रिएक्शन जो हम यूज कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड इन एक्वा रिजिया। इसके बाद प्लैटिनम जो है उसकी भी रिएक्शन ऐसे ही लिख सकते हैं। प्लैटिनम को जब डालते हैं एक्वा रिजिया के अंदर तो एक्वा रिजिया इसी तरीके से H+NO3 माइनस Cl माइनस, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन रहेगी। तो क्या होगा, अब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है PtCl6, दिस इज द कॉम्प्लेक्स दैट विल बी मेड। यहां पर हाइड्रोजन जो है इसके सामने लिख लीजिए आप 18, हाइड्रोजन जो है ये हम लेंगे 12, 12 + 4 16, तो PtCl6 प्लस 4NO प्लस 8H2O। रिएक्शन जो है वो देख लें बैलेंस है कि नहीं है। प्लैटिनम 3 इधर भी 3, क्लोरीन 18, हाइड्रोजन 16, ऑक्सीजन 12 और नाइट्रोजन जो है वो 4। तो ये हो जाती है हमारी रिएक्शन। इसके ऊपर चार्ज आएगा 2-। प्लैटिनम था, नोबल मेटल था, डिसॉल्व नहीं होता किसी चीज में, लेकिन कॉम्प्लेक्स बन गया और सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो गया। तो ये आ जाती है रिएक्शन HCl's की नोबल मेटल्स के साथ। अब चलते हैं हम यूजेस पे, यूजेस ऑफ HCl। सबसे पहला, यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट। सेकेंड पॉइंट, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। नेक्स्ट, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्वा रिजिया। नेक्स्ट, used for industrial preparation of different substances। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में प्रिपरेशन यूज किया जाता है, क्या प्रिपेयर करने के लिए, NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड को प्रिपेयर करने के लिए भी यूज किया जाता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। तो ये यूजेस हो जाते हैं HCl के। अब चलते हैं हम हमारे लास्ट ग्रुप पे, दिस इज ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 के मेंबर्स की अगर बात की जाए तो इनको बोला जाता है नोबल गैसेस। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इनको 0 ग्रुप बोला जाता था। जिस ग्रुप में ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए थे, दैट वाज कॉल्ड 0 ग्रुप। क्या क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करते हैं यहां पर, दैट इज एटॉमिक रेडियाई। तो कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस
डाउन द ग्रुप। सेकेंड पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो लिख लो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी increases down the group। इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, सॉरी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज हो रही है आयोनाइजेशन एनर्जी? क्योंकि साइज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। इसके बाद में बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, थर्ड पॉइंट। तो इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ड्यू टू दिस कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक configuration, noble gases are unreactive and stable। और इसी वजह से ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करती, खुद के साथ भी कंबाइन नहीं करती, तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन नहीं करती। फोर्थ प्रॉपर्टी आ जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे साइज बढ़ती जाएगी, और साइज अगर बढ़ती रहेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन फिर भी अगर इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू को कंपेयर किया जाए तो दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इनको इलेक्ट्रॉन जो है वो चाहिए नहीं, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन फिल्ड है। सो दे हैव कंप्लीटली फिल्ड electronic configuration, hence they do not require electrons। So these noble gases have positive electron gain enthalpy। तो जैसे नाइट्रोजन की पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, इसी तरीके से नोबल गैसेस की भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? स्टेबल है। और इसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये हो जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम आ जाते हैं, सॉरी ये एटॉमिक प्रॉपर्टीज थी, अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं they are colorless, odorless and tasteless gas। Second point, they are sparingly soluble in water। पानी के अंदर ज़्यादा soluble नहीं है। Third point, they have low melting point and boiling point। इनफैक्ट हीलियम जो है इसका लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट नोट किया गया है। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का अगर है तो वो हीलियम का है। क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस वजह से स्टेबल है और इसी वजह से रिएक्ट नहीं करती। ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक configuration, they do not
रिएक्ट, इसी वजह से ये रिएक्ट नहीं करती। अब देखो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे। अगर इन गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट है तो फिर केमिकल प्रॉपर्टी में हमें क्या पढ़ना है? तो देखो बच्चों यहां पर ये गैसेस अनरिएक्टिव होती हैं। नोबल गैसेस आर अनरिएक्टिव ड्यू टू completely filled electronic configuration। एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1962 में इन 1962 एक साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम था एन बर्लेट, BERLETT, स्पेलिंग गलत हो गई, एन बार्टलेट, ये इन साइंटिस्ट का नाम था। इन्होंने एक रेड कलर का कंपाउंड जो है वो आइसोलेट किया और स्टडी किया। ये रेड कलर का कंपाउंड था, ये O2 प्लस PtF6 माइनस। ये ऑक्सीजन का कंपाउंड था, एक कॉम्प्लेक्स था जिसमें ऑक्सीजन गैस जो थी वो इन्वॉल्व थी। क्योंकि ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी 1175 किलोजूल पर मोल होती है और ज़ेनन की आयोनाइजेशन एनर्जी 1170 किलोजूल पर मोल होती है, तो इनको ये लगा कि अगर ऑक्सीजन ये कंपाउंड बना सकता है तो ज़ेनॉन भी ये कंपाउंड बना सकता है। और इसी वजह से इन्होंने जब ज़ेनॉन को ट्राई किया तो Xe प्लस PtF6 माइनस ये कॉम्प्लेक्स भी हमें देखने को मिला जो कि रेड कलर का था। तो ज़ेनॉन ने, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कंपैरेबल है ऑक्सीजन के साथ, इस वजह से ज़ेनॉन ने भी वैसा ही कंपाउंड बनाया PtF6 माइनस के साथ जैसा कि ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर रही थी। और यहीं से ज़ेनॉन के कंपाउंड्स जो हैं उनकी प्रिपरेशन जो है वो लोगों ने ट्राई करनी शुरू कर दी कि ज़ेनॉन अगर ये कॉम्प्लेक्स बना सकता है तो इसका मतलब ज़ेनॉन जो है वो और भी कंपाउंड्स बना सकता है। और इसी वजह से फिर ज़ेनॉन के हमें और भी कई केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। तो बाकी नोबल गैसेस जो हैं वो ज़ेनॉन की तरह रिएक्ट नहीं कर पाती, लेकिन ज़ेनॉन जो है वो रिएक्शन शो करता है। तो कुछ फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं ज़ेनॉन के। तो ज़ेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स ये यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। ज़ेनॉन रिएक्ट करता है फ्लोरीन के साथ, एक कंपाउंड बनाता है XeF2 और यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है दिस इज 673 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। इसी तरीके से ज़ेनॉन जो है वो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है एट अ हायर टेम्परेचर और बनाता है XeF4। और अगर यहाँ पर प्रेशर को बढ़ा दिया जाए और फ्लोरीन गैस को और एक्सेस में लिया जाए तो हाई प्रेशर पे, प्रेशर जो है वो यहाँ पर कितना कर दो, प्रेशर जो है इसको इंक्रीज करके कर देते हैं 60 to 70 बार, तो ये XeF6 की फॉर्मेशन भी कर लेता है। तो ज़ेनॉन क्योंकि इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम थी, ऑक्सीजन के बराबर थी, ऑक्सीजन कंपाउंड बना रहा है, इस वजह से ज़ेनॉन भी फ्लोरीन के साथ जो है वो रिएक्ट करके ये तीन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन शो करता है XeF2, XeF4 एंड XeF6। ये कंपाउंड्स जो हैं
all these compounds that are formed with XeF2, XeF4 and XeF6 formula, these are all स्टेबल कंपाउंड्स। और इनका स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो कई बार पूछ लिया जाता है। XeF2 इसका स्ट्रक्चर बताइए, XeF4, XeF6। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं हम, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो। XeF2 की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू हाफ B प्लस N माइनस C प्लस A। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जेनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने लगे हैं 2, माइनस 0 प्लस 0 क्या आया 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5। तो हमारे पास 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब होंगे तो जेनॉन बना लो, 1 2 3, ये तो बनाएंगे ट्राइंगुलर बेस, एक ऊपर और एक नीचे। अब क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री का, ये सारे बॉन्ड एंगल कितने हैं 120 डिग्री के, तो यहाँ पर रख दो लोन पेयर और बाकी 2 फ्लोरीन लगा दो ऊपर और नीचे। तो ये मॉलिक्यूल कैसा बन गया, लीनियर। सो XeF2 हैज अ लीनियर ज्योमेट्री। XeF4 की बात करते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर 8 प्लस 4 माइनस 0 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो 6, तो यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स इस तरीके से, 4 फ्लोरीन लगाने हैं, 1 2 3 4। तो ये झूला बन गया तुम्हारा जिसको सीसॉ बोलते हैं। तो ये ज्योमेट्री जो है दिस इज कॉल्ड सीसॉ ज्योमेट्री। ये 2 पोजीशन पे आ जाएगा लोन पेयर, और इस लोन पेयर की वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये शेप बनेगी XeF4 मॉलिक्यूल। इसके बाद आती है XeF6 की बारी। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, 8 प्लस 6 माइनस 0 प्लस 0, 14/2 दैट इज 7। 7 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो क्या बनाएगा यहाँ पर, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। सो इट प्रोड्यूसेस अ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। एक बॉन्ड जो है वो टेढ़ा कर दो एक ऑक्टाहेड्रल बना के। So this is called distorted octahedral geometry। तो ये मॉलिक्यूलर शेप बन जाती है इन 3 कंपाउंड्स की, ध्यान रखना इसका। तो ये हो गए जेनॉन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इन कंपाउंड्स के हाइड्रोलाइसिस की। तो अगर जेनॉन हेलोजन कंपाउंड, जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड जो है, इसको आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो ये हमें प्रोड्यूस करके देते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF, जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर 3 कंपाउंड्स हमने देखे, XeF2, XeF4 एंड XeF6। इनको जब आप पानी के अंदर डालोगे तो आपको कुछ ये रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। XeF2 को जब हम पानी में डालते हैं तो ये बनाता है Xe प्लस HF प्लस O2। दिस इज द कंपाउंड दैट विल बी फॉर्म व्हेन xenon फ्लोराइड XeF2 अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस। जब XeF4 का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये 4 चीजें बनाता है, Xe प्लस XeO3 प्लस HF प्लस O2। These 4 प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म। और XeF6 का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें मिलता है XeO3 प्लस HF। तो देखो ये यहां पर भी है, ये यहां पर भी है, ये यहां पर भी है। HF तीनों के अंदर बन रहा है, लेकिन XeF6 जब ले रहे हैं तो XeO3 बन रहा है, और XeF4 जब ले रहे हैं तो XeO3 प्लस Xe और बन रहा है, दोनों बन रहे हैं। तो ये हो जाती है हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड।
इन रिएक्शंस को बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस O2। इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तुम्हारे पास आ जाएगा xenon 4 xenon 4 plus 2 H24 और ऑक्सीजन कितनी हो गई 3। तो ये हो जाती है सेकंड रिएक्शन बैलेंस। थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं तो यहां पर आ जाएगा 2 2 से तो नहीं आएगा, 3 लगाना पड़ेगा, 6HF XeO3। तो ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो इसके साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप जो है वो ये रिएक्शंस इनको रिवाइज कर लेना और एनसीईआरटी के जो प्रॉब्लम्स है वो अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।